नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सफर सेहत का मील। हम अपने दिन की शुरुआत अपने दांतों की सफाई यानी कि ब्रश करने से करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है? हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को लेकर तो हमेशा लोगों से जानते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन जहाँ से हम खाना खाते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है यानी कि हमारा मुंह और हमारे दांत, उसकी केयर हम कैसे करें, उसके बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे कि दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, ब्रश करने की सही टेक्निक क्या है, माउथ कैंसर क्यों होता है और इसके मेन रीजंस क्या है, और भी बहुत सारी बातें। और इसी टॉपिक में हमें डीपली इंफॉर्मेशन देनी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर श्वेता सराफ। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता सराफ। मैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, मतलब बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। बिलासपुर में हमारा पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक है, मतलब विच इज़ यूनिकली और स्पेशली डिज़ाइंड फॉर किड्स। एंड हमारे पास कॉन्शियस सेडेशन मतलब लाफिंग गैस फैसिलिटी भी है, जिसके थ्रू बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एंड पेनलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मैम, अगर हम ओरल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो क्या हमारी ओरल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करती है? अगर हमारे ओरल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या वो डैमेज कर सकती है? येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो ओरल कैविटी होती है वो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का। अगर हमारी ओरल हाइजीन ही अच्छी नहीं होगी तो उसके थ्रू जो भी इन्फेक्शन है, ओरल कैविटी में जो भी इन्फेक्शन है, वो जीआई ट्रैक्ट में इजीली जा सकता है। एंड व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। एंड ऐसा देखा गया है कि जिनमें ओरल इन्फेक्शन होता है उनमें इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। ओके। तो ये तो बात थी कि ओरल हेल्थ से हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। क्या एक दिन में एक बार ब्रश करना इनफ होता है या एक दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी होता है? एक्चुअली एक बार ब्रश करना बिल्कुल भी इनफ नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हमने मॉर्निंग में ब्रश किया है एंड उसके बाद हम 24 आवर्स के बाद अगर ब्रश करें, सो देयर इज अ लॉन्ग गैप। इतना लंबा विंडो पीरियड होता है जिसमें बैक्टीरिया को बहुत समय मिल जाता है फूड को एसिड में कन्वर्ट करने का। फिर वो एसिड हमारे टीथ पे एसिड अटैक करके उसको हमारी टीथ के मिनरल को डिसॉल्व करने लगता है, जिससे कि कैविटीज होती हैं। इसीलिए नाइट ब्रशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो मैम, ब्रश की अगर बात किया तो कई लोगों को, एक्चुअली हम लोग को भी शायद ऐसा है कि ब्रश करने की सही टेक्निक पता नहीं होती, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को ब्रश करने की सही टेक्निक बता सकती हैं? यस, डेफिनेटली। सो ये मॉडल है, मैं इस पे आपको ब्रशिंग टेक्निक एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके। तो ब्रशिंग टेक्निक नॉर्मली जब लोग करते हैं, सो दे यूज दिस हॉरिजॉन्टल टेक्निक, बस ऐसे ब्रश किया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग इज वेरी रॉन्ग। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग से टीथ में अब्रेजन हो जाते हैं। अच्छा। सो ब्रशिंग हमेशा टॉप टू डाउन होने चाहिए। ओके। एंड जब हम ब्रश कर रहे हैं, इट शुड टच द गम्स ऑल्सो, नॉट जस्ट टीथ। जब ब्रश जो है आपका गम्स एंड टीथ दोनों पे टच करेगा, तो जो भी यहाँ पे डेब्रीज या प्लाक एक्यूमुलेटेड है वो रिमूव होंगे। एंड देन पीछे वाले टीथ भी बिल्कुल ऐसे ही ब्रश करना है, टॉप टू डाउन। अच्छा। बाहर से ब्रश करने के बाद सेकंड स्टेप होता है चूइंग सरफेसेस को ब्रश करना, लाइक दिस, एंड देन क्रिस क्रॉस मोशन दिस। एंड इम्पॉर्टेंट इज दिस, अंदर की जो सरफेसेस होती है टंग के साइड एंड पैलेट के साइड, मोस्टली ये वाली सरफेसेस इग्नोर हो जाती हैं। तो ये वाली सरफेसेस भी बिल्कुल अच्छे से ब्रश करने चाहिए। अच्छा, मतलब ये इधर भी ब्रश करना इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली हमको भी ये नहीं पता था कि अंदर भी और टंग के नीचे में भी ब्रश करना चाहिए। अगर ये सब चीजें हम लॉन्ग टर्म में इग्नोर करते आ रहे हैं, जैसे बचपन से ही हमको नहीं पता है, हम इग्नोर करते आ रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो भी प्लाक और डेब्रीज जो भी हम खाना खाते हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है टीथ में, टीथ एंड गम्स के बीच में। उसकी वजह से गम इन्फ्लेमेशन, गम स्वेलिंग हो सकती है एंड अल्टीमेटली गम रेसेशन, जो कि टीथ मोबिलिटी कॉज कर सकता है इन लेटर स्टेजेस। अच्छा मैम, एक और चीज़ है, ब्रश करने की जो टाइमिंग होती है, कई लोगों को मैंने देखा कि 3-4 मिनट तक रगड़ते रहते हैं, तो क्या टाइम है, मतलब कितने टाइम तक हमको जनरली करना चाहिए? ब्रश का टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, 1 to 2 minutes, दैट्स इट। बहुत लंबे समय तक ब्रश करना जरूरी नहीं है। एंड ऑलवेज सॉफ्ट ब्रश यूज करना होता है। बहुत जोर जोर से रगड़ के अगर हम ब्रश करेंगे, उससे भी टीथ में अब्रेजन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ओके। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैम ने बताई, जो हमको शायद मुझे भी नहीं पता, और मुझे ये लगता है कि आप में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगी, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अब
बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो इंडिया पे बहुत ज़्यादा, पहले अगर कैंसर की हम बात करते थे तो वो घर पे बोला जाता था नहीं नहीं ये बीमारी है, नाम मत लो, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हर एक इंसान, मतलब हर घर में एक पेशेंट तो मिल ही रहा है, और सबसे ज़्यादा जो केसेस मिलते हैं वो है माउथ कैंसर के। तो माउथ कैंसर क्यों हो रहा है मैम इतना ज़्यादा, और इंडिया में जो ये केसेस बढ़ रहे हैं उसका मेन रीज़न क्या है? माउथ कैंसर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनमें से मेजर रीजन होते हैं स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको च्यूइंग, सुपारी खाना एंड पुअर ओरल हाइजीन। अच्छा। तो इन सब की वजह से मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर हो सकता है। एंड उसमें भी जहाँ पे कैंसर हो सकता है वो होता है गम्स पे हो सकता है, टंग पे हो सकता है, लिप्स एंड चीक्स, ये सारी जगह पे हो सकता है। एंड इंडिया में, बिकॉज इंडिया में जो भी टोबैको कंजम्पशन का परसेंटेज है दैट इज़ वेरी हाई। 15 ईयर की एज ग्रुप के बाद 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में टोबैको च्यूइंग देखा गया है। इट इज़ वेरी कॉमन। इसलिए इंडिया में ओरल कैंसर्स बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। अच्छा, अगर मैम बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत लोग हैं, यंग जनरेशन बोल सकते हैं, ओल्ड एज के लोग भी होते हैं, जो टोबैको लेके रखते हैं साइड में एंड देन अपना काम कर रहे हैं, तो वो रहता है एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए, तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है, और ये हैबिट क्यों, मतलब इस चीज़ को क्यों नहीं करना चाहिए, कितना डेंजरस हो? बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसको टोबैको पाउच हैबिट कहते हैं कि वो वहाँ रख लेते हैं एंड उसको भूल जाते हैं। हाँ। उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया पे बार बार इरिटेशन हो रहा है, दैट म्यूकोसा डैमेज हो रहा है वहाँ का, और वहाँ पे बहुत जल्दी फिर पहले प्री कैंसरस कंडीशन डेवलप होती है। अच्छा। फिर वो लेटर ऑन बिल्कुल कैंसर में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है। मैम आप कोई ऐसे सिम्टम्स बता सकते हैं कि अगर हमारे कोई ऐसे सिम्टम्स है जो हमें कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए, जो हमको दिख रहे हैं हमारे माउथ में है, बट हमारी आदत होती है कि हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि जब तक वो बढ़ ना जाए तब तक हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? काफ़ी सारे सिम्टम्स है, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक होता है वाइट स्पॉट्स हमारे बक्कल मिकोजा पे या टंग पे। बक्कल मिकोजा मतलब चीक के साइड या टंग पे। अगर हमें वाइट स्पॉट नजर आए विच इज़ नॉट नॉर्मल, नॉर्मल मिकोजा का कलर होता है पिंक, लाइट पिंक। अगर हमें वहाँ पे कोई ऐसा वाइट स्पॉट नजर आए या कुछ एक्सेसिव रेड नजर आए, वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज रेड एंड वाइट स्पॉट्स जो लेशंस होते हैं वो प्री कैंसर स्टेज को शो कर सकते हैं। अच्छा। जो कि लेटर ऑन कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ये हो गया रिलेटेड टू कैंसर। अदरवाइज जो कॉमन कंडीशन होती है टीथ सेंसिटिविटी की, तो टीथ सेंसिटिविटी में नॉर्मली लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट चेंज करने से शायद ठीक हो जाएगा, बट वो बिल्कुल नहीं होता है। अगर टीथ सेंसिटिविटी है, अगर उस इशू को हम वहीं के वहीं एड्रेस कर लें, तो वो आगे कैविटीज में कन्वर्ट नहीं होगी, जिसके लिए आगे टीथ एक्सट्रैक्शन तक जाना पड़ सकता है। इनिशियल स्टेज में उसको स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये तो बात रही कैंसर की। अब हम एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम सबके बीच में देखने को मिलती है वो है एक बैड ब्रेथ की। किसी से कभी हम बात कर रहे हैं और उनके मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है जो सबके में देखी जाती है। तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम क्यों होती है मैम? बैड ब्रेथ अगेन इट इज़ रिलेटेड टू वेरी पुअर ओरल हाइजीन, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में ऐसा होता है कि क्लीनिंग करवाने लोग नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम क्लीनिंग करवाने जाएंगे तो हमारा टूथ डैमेज हो जाएगा, घिस जाएंगे, तो लोग क्लीनिंग अवॉइड करते हैं, बट विच इज़ नॉट ट्रू। बैड ब्रेथ इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पुअर ओरल हाइजीन। जो भी हम खाना खा रहे हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो प्लाक या कैलकुलस के फॉर्म में टीथ में डिपॉजिट होने लगता है। अच्छा। और अगर हम उसे प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, फ्लॉस नहीं कर रहे हैं, और हमने अगर सालों से क्लीनिंग नहीं करवाई है, उससे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम के लिए मैम इसका कोई सॉल्यूशन है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइक क्लिनिक में जाके उसको क्लीनिंग कराना इज डिफरेंट थिंग, बट हम घर पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम कम हो या ना हो? इसके लिए अगर बैड ब्रेथ ऑलरेडी हो चुका है तो एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग लेनी जरूरी है। उसके बाद जब हम प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं, इसके बाद हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, हम पेशेंट को पूरा गाइड करते हैं कि कैसे आपको ब्रश करना है, टेक्निक सही क्या है, फ्लॉस कैसे करना होता है, देन यूज ऑफ माउथ वॉश, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो की जाए तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड एवरी 6 मंथ एक डेंटल चेकअप होना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी कराना चाहिए। मैंने ऐसे सुना है, कई डेंटिस्ट है, एक मेरे भी डेंटिस्ट है, उनसे भी मैंने ये सुना था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ना हो, आप आओ 6 महीने में चेक कराओ। लेकिन जैसे हम अपनी गाड़ी को सर्विसिंग में ले जाते हैं हर 6 महीने में, तो वैसे ही आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। फिर एक चीज और पूछना चाहूंगी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, जो चीजें हम खा रहे हैं, जो हमको ये पता है कि हमारे बॉडी को ये हार्म कर रही है, बट कहीं ना कहीं हम अपनी आदतों से इतने लाचार है कि हम वो खा रहे हैं,
तो इस चीज़ का हमारे दांतों पे और हमारे ओरल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहले बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। हाँ। तो जैसे हम सबको पता है कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है एंड हमारा टूथ जो होता है वो मिनरल्स का बना होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मिनरल्स पे, जैसे एसिड अगर मिनरल्स के साथ एक्ट करेगा तो वो धीरे धीरे टूथ मिनरल को डिसॉल्व करने लगेगा एंड उससे टूथ इरोजन की प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली अगर कोल्ड ड्रिंक हम ज़्यादा लेते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, सो ओवर टाइम वो टूथ इरोजन कॉज करता है एंड उससे सीवियर सेंसिटिविटी होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर हम बात करें जंक फूड की, जंक फूड मीन्स प्रोसेस्ड फूड। सो आज के एरा में जंक फूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। प्रोसेस्ड फूड की वजह से क्या होता है, वो ऐसी चीज़ होती है उसमें माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो टीथ पे स्टिक हो जाते हैं, विच इज़ नॉट ईजी टू क्लीन। ठीक है, तो अगर वो स्टिक हो गया एंड बैक्टीरिया जब उससे रिएक्ट करते हैं, देन अगेन सेम प्रोसेस, एसिड फॉर्म होता है एंड टीथ मिनरल डिसॉल्व होने लगते हैं। तो उससे कैविटीज होती है, फिर इन्फेक्शन आगे जाके वो इन्फेक्शन के फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात तो हमने की थी, जैसे आपने बताया था कि स्वेलिंग है या फिर जो वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और सिम्टम्स हम देखते हैं कि दांत में जब हम ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो वो ब्लीडिंग क्यों होती है मैम? उसका ये भी कोई सिम्टम है कि हमारे ओरल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है? येस डेफिनेटली, अगर ब्लीडिंग हो रही है उसका भी सेम प्रॉब्लम ये है कि पुअर ओरल हाइजीन। एंड मोस्टली कैसे होता है कि अगर हम ब्रश कर रहे हैं एंड ब्लीडिंग होती है तो नॉर्मली पेशेंट जो आते हैं वो कहते हैं कि ब्लीडिंग हो रही थी इसलिए हमने वहाँ पे ब्रश नहीं किया। तो इट्स अ साइकिल, अगर हमने वहाँ पे ब्रश करना बंद कर दिया तो वहाँ पे डिपॉजिट्स और इंक्रीज होते हैं, फिर गम इन्फ्लेमेशन, गम स्वेलिंग होती है, इसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। तो उसके लिए भी हमें एक बार क्लीनिंग करवाने की ज़रूरत है। एंड अगर ब्लीडिंग है भी क्लीनिंग करवाने के बाद भी, सो वी हैव टू कंटिन्यू ब्रशिंग। अगर हम ब्रश करते हैं फिर वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा, तो मतलब अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो रही है तो उसके लिए भी हमें क्लिनिक जा करके आपको आपके पास आना है और आपसे रिकमेंडेशन लेनी होगी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ब्लीडिंग की अगर हमको प्रॉब्लम होती है तो हम कई बार देखते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है और हम बहुत टाइम तक उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, रख दे रहे, तो वो एक छोटा सा स्वेलिंग भी हो जाती है और घाव भी बन जाता है। तो उसके लिए क्या, वो क्यों ऐसे, मतलब वो बढ़ क्यों रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वो इनिशियल स्टेज में तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन होता है छोटा सा, अगर वहीं के वहीं उसको स्टॉप नहीं किया फिर धीरे धीरे वहाँ पे पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पस फॉर्मेशन की वजह से वो जो घाव जैसा बनता है वो बन जाता है एंड विच इज़ वेरी डेंजरस। इसीलिए उसको इमीडिएटली ट्रीट करवाना इम्पोर्टेंट है। मैम एक चीज़ और है कि बहुत लोगों को दांतों को वाइट करने के लिए अपने टूथपेस्ट में नमक और सोडा मिलाकर भी यूज़ करते हैं। हम लोग ने भी बचपन में किया है कि थोड़ा सा नमक डाल लो और देन ब्रश करो तो वाइट एकदम दांत मतलब पूरे वाइट हो जाते हैं। तो वो क्या हेल्पफुल होता है या हमारे दांतों को डैमेज करता है? एक्चुअली इट इज़ नॉट सेफ एंड वी डू नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज जो बेकिंग सोडा और नमक जब मिला के जब हम यूज़ करते हैं तो टूथ के जो आउटर सरफेस होते हैं इनामिल, उसमें अब्रेजन हो जाता है, वो टूथ डैमेज करता है एंड इन लॉन्ग रन फिर वो सेंसिटिविटी इश्यूज हो जाते हैं उससे। तो नमक और सोडा डाल के बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है, ये हमारे दांतों को भी वीक करता है एंड हमारे गम्स को भी काफ़ी वीक कर सकता है। तो डू नॉट डू दिस। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब में बहुत लोगों को होती है, वो है गम ब्लीडिंग की, जिसके बारे में हमने बात की। तो मैम गम ब्लीडिंग तो हो रही है, लेकिन गम ब्लीडिंग के साथ साथ हमने देखा है कि जैसे हम टंग क्लीनिंग भी कर रहे हैं तो टंग क्लीनिंग करते समय भी कभी हमको ब्लीडिंग हो जाती है। तो टंग क्लीनिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या मतलब टंग क्लीन करते समय हमें ब्लीडिंग की समस्या क्यों होती है? टंग क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज टंग अगर हम नहीं क्लीन करते हैं तो उससे टंग में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा। एंड टंग क्लीनिंग के लिए जो हम यूज़ करें टंग क्लीनर, दैट शुड बी वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट। अगर हम कुछ हार्ड चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, मेटल यूज़ कर रहे हैं, उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस है। सो वी कैन ईदर यूज़, या तो हम ब्रश ही यूज़ करें या फिर कोई ऐसा टंग क्लीनर यूज़ करें जो टंग पे बहुत जेंटल है, उससे फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं। पहले, अभी तो शायद बंद हो गया, लेकिन पहले वो मेटल वाले टंग क्लीनर भी आते थे जिससे टंग क्लीन, अभी तो प्लास्टिक के आते हैं। तो प्लास्टिक इज सेफ? इज सेफ, यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रश से भी टंग क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर बात करें बच्चों की मैम, तो बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैविटीज की होती है। तो बच्चों में कैविटीज की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आजकल क्यों बढ़ गई है?
बच्चों में कैविटीज की प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई है बिकॉज आज के एरा में जो ईटिंग हैबिट्स है एंड फूड हैबिट्स है वो ड्रास्टिक चेंज हो गए हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड टाइम। पहले बच्चे और या फिर जो भी हमारे घर में बड़े होते थे वो हमें फ्रूट्स खाने के लिए देते थे, सैलेड्स देते थे, बट आज के बच्चे कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सैलेड्स कोई पसंद नहीं करता है। उन्हें चाहिए प्रोसेस्ड फूड विच इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, स्पेशली चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्टिक हो जाती है टीथ पे एंड बच्चे ऑब्वियसली हर बार रिंस नहीं करते, क्लीन नहीं करते। एक ये मेन रीज़न है। सेकेंड रीज़न है स्लो ईटिंग। जो बच्चे स्लो ईटर्स होते हैं, स्पेशली बच्चों में आजकल ऐसा रहता है कॉमन कि स्क्रीन देख के ही खाना खाना है, फोन देख के या टीवी देख के, उस चक्कर में वो खाना काफ़ी देर तक मुंह में रखते हैं। उसकी वजह से फिर टीथ में कैविटीज बहुत इजीली एंड मिल्क टीथ में कैविटीज और इजीली होती है। अच्छा, मिल्क टीथ की बात आई तो बहुत सारे लोगों का सोचना होता है, हमारे घर में भी हम देखते हैं जनरली कि जब बच्चे छोटे होते हैं अगर उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो बड़े यही सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत है, टूट जाएंगे फिर ट्रीट कराएंगे, अभी ट्रीट कराने का कोई मतलब नहीं क्योंकि फ्यूचर में वो टूटने ही वाले हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है मैम? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे सब यही कहते हैं कि मैम ये तो दूध के दांत टूट जाएंगे, इनका इलाज क्यों करवाना है। बट उसके 2-3 रीजंस है कि उसको क्यों ट्रीट करवाना है। अगर एक 6 साल के बच्चे में कैविटी हो जाए तो कैविटी इनिशियली पेन कॉज करेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर पस फॉर्म हो जाता है। पस फॉर्म होने से स्वेलिंग हो जाती है, तो बच्चे के खाने में भी प्रॉब्लम, ईटिंग प्रॉब्लम, उससे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, एक रीजन ये हो गया। सेकेंड इज जो मिल्क टीथ होते हैं बिल्कुल उसके नीचे ही परमानेंट टीथ डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर इन्फेक्शन नीचे रूट तक जाए तो परमानेंट टीथ आगे चल के परमानेंट टीथ में डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मिल्क टीथ का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, हमने कभी कभी देखा है कि दूध के दांत तो सही होते हैं लेकिन जब वो टूटते हैं तो जो हमारे नए दांत आते हैं वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े या एक के ऊपर एक, तो इसका भी कोई रीज़न है या ये जनरली आ जाता है? ये इसका रीज़न होता है जेनेटिक होता है, मोस्टली जॉ साइज पे डिपेंड करता है। अगर जॉ साइज छोटा है और कई केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि जब प्रीमेच्योर शेडिंग, अगर ये जल्दी टूट जाते हैं दूध के दांत टाइमली, अगर उसका आने का टाइम नहीं हुआ है परमानेंट टूथ का, एंड अगर ये जल्दी टूट जाते हैं, उस केस में जो साइड वाले टीथ है वो ऑलरेडी टेढ़े हो जाते हैं, तो उनके लिए स्पेस नहीं रहती है आने के लिए, उनको जगह नहीं मिलती है फिर आने के लिए, तो इस वजह से वो टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा, जब आपकी बात करते हैं, अगर आप जब क्लिनिक में बैठते हैं तो आपके पास भी ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग हम इंडियंस में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है गम ब्लीडिंग एंड बैड ब्रेथ, जिसके बारे में हमने बात की है, एंड सेंसिटिविटी। अच्छा जी, और कैविटीज होती हैं बट इनिशियली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जब तक टूथ में पेन नहीं आता तब तक लोग क्लिनिक नहीं आते हैं, बट इनिशियल स्टेज में अगर कैविटी फिल करवा ली जाए तो वो आगे प्रोग्रेस ही नहीं होता है। अच्छा, मार्केट में मैम हमने देखा है कि बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है, कोई चारकोल बेस्ड है, कोई वाइटनिंग को लेके बहुत दावे करते हैं कि ये इससे हमारे दांत सफ़ेद हो जाएंगे, तो ये कितना ज़्यादा नेचुरल होता है? और अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा होगा जो हम यूज़ कर सकते हैं? मार्केट में जो ये सारे अवेलेबल होते हैं इनमें अब्रेसिव एजेंट्स भी होते हैं। अच्छा, तो वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है बेसिकली उनके टूथपेस्ट को सेल करने का, बट अदरवाइज ऐसे कोई टूथपेस्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगा, बिकॉज सारे टूथपेस्ट के फॉर्मुलेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्रशिंग टेक्निक। अगर आपकी टेक्निक ठीक है तो आप कोई भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, बट यस इन किड्स, अगर बच्चों में बोलें तो उनमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिनमें फ्लोराइड होता है, उनमें वो यूज करना चाहिए। अगर आपकी बात करें मैम तो आप कौन सा, हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? पेप्सोडेंट। ओके, अच्छा मैम एक चीज़ और पूछूंगी कि जो हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है, तो एक होता है बड़े लोगों में कि दातुन करना, मतलब बहुत लोगों से मैंने सुना है, जो हमारे दादाजी थे वो हमें हमेशा बोलते थे कि दातुन करो तो दांत कभी खराब नहीं होंगे, वो जो नीम की लकड़ी से करते थे, तो वो कितना सेफ है? आपको क्या लगता है कि वो करना चाहिए? या ये पुराने टाइम में इसलिए चल जाता था बिकॉज जैसे मैंने बोला पुराने टाइम में प्रोसेस फूड नहीं होता था, उनकी ईटिंग हैबिट टोटली डिफरेंट थी, और नीम में वो कहते हैं कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी वजह से वो तब चल जाता था। बट अगर हम अभी नीम
दातून यूज़ करेंगे तो उससे डेफिनेटली प्लाक एक्यूमुलेशन, कैविटीज जो है वो ठीक नहीं होगी। अच्छा। तो अभी ब्रश ही यूज़ करना चाहिए, नीम दातून इज़ नॉट रिकमेंडेड। अच्छा। और मैम हमने ये भी देखा है कि हम जैसे कभी कुछ खाते हैं, हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है तो हम उसको टूथपिक की हेल्प से निकालने की ट्राई करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके मतलब जब हम निकाल रहे हैं तब भी हमारे दांतों से कभी कभी गम ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो टूथपिक यूज़ करना सेफ है मैम या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। टूथपिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा। टूथपिक अगर हम यूज़ करते हैं तो वो शार्प होती है। हाँ। और टूथ के पास अगर हमने उसको बार बार लगाया तो कुछ टाइम में वहाँ पे टूथ ही टूट जाएगा। अच्छा। एंड अल्टीमेटली फिर उसका आरसीटी, फिर कैप, सारा प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। अच्छा। डेंटल फ्लॉस, जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है, लोग सिर्फ ब्रश करते हैं। हाँ। बट फ्लॉस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, दिन में एक बार फ्लॉस करना ही चाहिए। अच्छा, ओके। मैंने ये भी सुना है मैम कि खराब ओरल हेल्थ के कारण में हमारे जो लेडीज़ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें प्री मैच्योर, मतलब जो मैंने आज तक एक बहुत नई चीज़ सुनी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना था कि हमारी अगर खराब ओरल हेल्थ है तो उससे प्री मैच्योर बेबी होने का भी चांसेस होता है। यस। तो इसके ऊपर आप कुछ बताइए। तो देयर आर फ्यू स्टडीज़, कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जिनमें ये पाया गया है कि फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जिनमें गम इन्फ्लेमेशन है, हाँ। उनमें ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से गम इन्फ्लेमेशन बहुत फास्ट स्पीड से इंक्रीज होता है। उनमें गम स्वेलिंग हो सकती है एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से 15% इंक्रीज्ड रिस्क होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का, अगर उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। बट इन प्रेगनेंसी अगर उसी टाइम पे अगर उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, तो ये हमने एक्चुअली बहुत नई चीज़ सुनी, और इसके बारे में मैं जब से मुझे पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, कंफर्म हुआ, तब से मैं सोच रही थी कि ये तो मैं पूछूंगी ही आपसे। तो ये सभी चीज़ें थी। अब एक चीज़ और मेरे को आपसे पूछनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दांतों में प्रॉब्लम है, हम गए क्लिनिक, ठीक है, हमने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं, हम नहीं करा सकते, एंड देन वो वापस आ जाते हैं। तो डेंटल केयर करना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है मैम, आपको क्या लगता है? या इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम अपनी ओरल हेल्थ को इतना ज़्यादा ख़राब करने के बाद में वहाँ जाते हैं कि चीज़ें छोटी नहीं, वो फिर हमको पूरा करना पड़ता है। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? एग्जैक्टली इसका रीज़न ये होता है कि एक तो जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो सारा भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बट अगर इनिशियल स्टेज पे आपने कैच कर लिया, जैसे मैंने बोला कि आपको इनिशियल स्टेज में जब कैविटी होती है उसमें सेंसिटिविटी नहीं होता, पेन नहीं होता, बट आपको पता होता है कि वहाँ कैविटी है। अगर आपने इनिशियल स्टेज में ही उसको इंटरफेयर करके वहाँ पे आपने फिल करवा लिया तो उसका कॉस्टिंग कुछ भी नहीं होता, वहीं के वहीं ठीक हो सकता है। सिर्फ क्लीनिंग। बट अगर हमने क्लीनिंग करके फिलिंग, बट अगर हमने उसको इंक्रीज होने दिया, पेन का वेट किया, उस स्टेज में फिर फिलिंग नहीं हो सकती, फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, देन क्राउन, अगर एक्सट्रैक्शन करना पड़ा तो इम्प्लांट, फिर वो सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। इसलिए हमको लगता है जनरली हम इंडियंस में ये हैबिट होती ही है कि जब हमारे दांत थोड़े बहुत, हमको दांतों में पेन है तो ठीक है ना, देखते हैं, कभी तेल लगा लिया, उसमें एक आता है लौंग रख लिया, दांतों में तेल लगा लिया, और फिर जब ऐसा होता है कि नहीं अब सहन नहीं हो रहा है तब हम जाते हैं, और फिर हमको इस वजह से लगता है कि ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है। अगर हम हर 6 महीने में जाके अपने दांतों की सर्विस ले, वहाँ पर क्लीनिंग कराएं, तो शायद हमको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। राइट। ओके। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि अपने माउथ का, अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं, और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ओरल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेंगे और ज़्यादा केयर करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, शायद हमने सोचा भी नहीं था कि हमें अपने दांतों का कितना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और करेंगे कुछ दिलचस्प बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।